प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथी पिछले 48 घंटे की घटनाक्रम के आमद से जरूर प्रभावित हुए होंगे, अलग अलग अर्थों में। लेकिन एक चीज़ मुझे साफ अनुभव हुई, 1% भी वह आंकड़ा नहीं है जो इस बात पर यकीन करे अब कि हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय अपनी परीक्षा को किसी कारण से टाल देगा। अच्छी बात है, आपका मनोयोग, हाई कोर्ट की मना स्थिति, काल चक्र की मना स्थिति सब सकुशल संपन्न हो जाए। 8 दिसंबर को जो परीक्षा सुनिश्चित हुई है सकुशल संपन्न हो जाए। हम आपकी अवधारणा में सम्मिलित होते हुए आज की बात शुरू करते हैं। जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बच्चे यूपी में खास करके इस बात के लिए बेहद चिंतित हैं कि आखिर कितना इंतज़ार करें हम। लेकिन चिंतित होने से काम नहीं चलता। करीब मेरी जानकारी में, और आप इससे सहमत होंगे, 50 दिन, इससे कम नहीं, अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करके सारे लड़के कमीशन के खिलाफ परीक्षा एक दिन करवाने में परेशान हैं। सिविल वालों का बड़ा तगड़ा ग्रुप भी होता है। यहाँ 4500 बनाम 45, 4,50,000 है। 4500 बनाम 4,50,000 कह लीजिए तो कम है, उससे ज़्यादा संख्या पीसीएस वालों की है। जहां आपके लिए केवल 83 सीट है, उनके लिए सीटों की संख्या 350 के ऊपर है। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ समान स्तर के पद नहीं हैं। उसमें नायब तहसीलदार भी होगा, उसमें सीईओ का पद भी होगा, उसमें बीडीओ का भी पद होगा, जबकि आपका पद गरिमा के हिसाब से, उच्चता के हिसाब से, शक्ति संपन्नता के हिसाब से किसी भी विभाग में, देश के अंदर होने वाली किसी भी भर्ती में इतने हाईटेक पावर की कोई जॉब नहीं है। जिला कलेक्टर और कमिश्नर की भी नहीं। कमिश्नर किसी भी मामले में मैक्सिमम 3 साल की सजा, जिला कलेक्टर के मामले को अपील में सुनता है रेवेन्यू के मैटर में, जबकि आप जानते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी इससे ज़्यादा की पावर दे दी गई है। तो इससे ये पता तो आपको होगा ही, हमको बताने की जरूरत है नहीं, कि जुडिशरी पावरफुल है। एक एसटीएम को चैप्टर नंबर 9 सीआरपीसी के प्रिवेंटिव ऑफेंस के लिए जो मामले लिमिटेड सुनने को मिलते हैं, उसमें वो कितनी पेनाल्टी, कितनी सजा कर सकता है। 151 में अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो कितनी सजा दे सकता है। एसडीएम की औकात यहीं से पता चलती है, पावर। जबकि सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 साल से शुरुआत करता है। इसीलिए इस क्षेत्र में यानी न्यायिक सेवा में, ये बात अलग है जेलसी हो, ये बात अलग है असहयोग हो, ये बात अलग है डिपार्टमेंटल तानाशाही खींचातानी हो, लेकिन सत्य ये है कि शक्ति ज़्यादा जनरेट किस में है? जुडिशियरी में। वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का माइलॉर्ड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। उसके समरूप पद है, सापेक्ष नहीं। सापेक्ष और समरूप का अर्थ समझिए। समरूप का मतलब अधीनस्थ जॉब नहीं है अपर जिला जज। इसीलिए बिहार सरकार ने सबको डिस्ट्रिक्ट जज कहना शुरू कर दिया। बिहार के हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में अभी ये व्यवस्था बरकरार है कि जिला जज के समानांतर, यानी जिला जज जिन कार्य को आवंटित करेगा उसमें बगैर अधीनस्थता के अपर जिला जज कार्य करेगा। आप जब एडीजे बन के जाएंगे तो आपको जिला जज के अधीनस्थता में काम नहीं करना है, जैसे सीजीएम के अधीनस्थता में जूनियर डिवीजन और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट जज के अधीनस्थ नहीं है। और यही एग्जीक्यूटिव फील्ड में भी है। किसी भी जिला कलेक्टर के अधीन होकर अपर जिला अधिकारी काम नहीं करता, उसके समरूप पद है।
सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सहायक जो पद समाप्त कर दिया गया, नई सीआरपीसी में सहायक सेशन न्यायाधीश का पद समाप्त कर दिया गया और अपर जिला जज की समरूपता बरकरार रखी गई। एडीजे डीजे बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसको अधीनस्थता के भाव से टर्मिनेट या ट्रांसफर करने की उसकी पावर नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज की। हाँ, हाई कोर्ट माई बाप दोनों का है। हाई कोर्ट की डबल बेंच दोनों की कमियां, रिवीजन सब कुछ सुनेगा। लेकिन इस बात को महत्वपूर्ण ढंग से समझिए कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं और जूनियर डिवीजन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं कोर्ट्स में एज एपीओ एडीजीसी आप बहस करते हैं, तो इस बात का तुम मंतव्य समझें कि एज ए कोर्ट साहब अगर किसी मीटिंग के लिए जिला कलेक्टर बुला रहा है या तहसील का मसला है, आपसे मिलने या आपकी ज़रूरी मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है, कुछ सलाह चाहता है आपसे डीवाईएसपी, क्या बोलेंगे आप? हायरार्की है ना पता, खाली सीआरपीसी रटते थे, कभी कचहरी गए ही नहीं, पुलिस वाले को देखते ही पीला हो जाता था। ऐसे नहीं होता। इसीलिए न्यायिक सेवा में अगर आप हैं तो जब तक तो मैं इस चैनल पे हूं तो आप पर डे आप हमको सुनते हैं, कभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, कभी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इससे मुझे फर्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि कानून जब कहता है कि कानून का राज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यायिक सेवा का राज है, इसका मतलब ये नहीं जजों का राज है, इसका मतलब ये नहीं कि न्यायमूर्तियों का राज है। नो, जो पढ़ रहे हैं, जिसमें पावर जनरेट है, जो संविधान के अधीन है, किसी भी प्रक्रिया में, प्रक्रिया विधि का कोई भी कानून, कोई भी क्लाज, सबसेक्शन, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अवधारणा के विपरीत जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, क्वेश्चन कर देगा। विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो नियंता है, कंट्रोलर कार्यपालिका का, उसका राष्ट्र प्रमुख, उसकी साइन पर कानून बनता। जैसे तीनों संहिताएं बनी, पूछा जाएगा राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, 25 दिसंबर में, भूलिए ना, ये आएगा एचजेएस में, एक क्वेश्चन वही से बता दिए। ये जूनियर डिवीजन के बच्चे भी देखो सतर्क रहें। और आप जब किसी से बातचीत करें, मान लीजिए अपने कलीग, अपने रूम पार्टनर से बात कर रहे हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसमें अधीनस्थता का बोध ना कराएं और अपने आप को माई बाप या चक्रघान न समझ लें। हमेशा उसको एडवाइस करें या बातचीत में तार्किक बात रखें। क्या कोई सर्वोच्च नहीं है? कौन सर्वोच्च है? लॉ, कानून सबसे ऊपर है, जज नहीं। उस कानून के गिरफ्त में अगर आ गया तो जज साहब भी कटघरे में खड़े होंगे, जेल होगी, सड़ेंगे, ऊपर से जज की कुर्सी भी बदनाम करेंगे। ये बात अलग है, लेकिन ये तो चिपक जाएगा ना कि कुछ समय तक ये जज की कुर्सी पे था। तो सर्वोच्च कौन हुआ? न्याय विभाग हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कार्य में हो, कोई लोकल बॉडी हो, लोकल जुरिस्डिक्शन वाला एरिया हो, जो स्पेशलाइज्ड किया गया है, स्पेशल कानून के तहत है, वहाँ भी भले स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जो वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत आता है, अब वहाँ वन्य जीव वाला, लेकिन चलता क्या है? कानून है। तो वहाँ भी सर्वोच्च क्या है? वो फील्ड अफसर ना ही, वो फॉरेस्ट ऑफिसर ना साहब, ना ही जो नली वाली राइफल लिए बैठे हैं, ना ना ना, कानून। उनको जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, उन पर जो दायित्व अधिरोपित हैं, उसके निर्वहन में अगर बदसलूकी करी, चूक किया आशय पूर्वक, और वो आशय साबित हुआ, कभी कभी करने के बाद साबित नहीं होता, तो कन्विक्शन हो जाएगी। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए अरेस्ट हो सकता है। किस परिस्थिति में बताइए? कमेंट करना आप लोग। कोई भी नेता मंत्री अरेस्ट हो सकता है, किस परिस्थिति में बताना है आपको, कमेंट करना है। देखते हैं कानून। आप लोग सारा एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो छोड़ तो नहीं दिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ना होए दे।
वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हाई कोर्ट बनाता है। ठीक है, तो आज की बात इसी को थोड़ा सा सुलझाने, थोड़ा समझाने। आप कभी भी, मान लीजिए आपका मित्र है वो पीसीएस की तैयारी करता है, उसको नीचा ना दिखाएं, बताएं सब के ऊपर कानून है, कानून हम पढ़ते हैं, वहाँ आप सर्वोच्चता का बोध करें तो ये बनता है, ये बनता है। और बिन बात के बतंगड़ नहीं करनी चाहिए। यह भी ध्यान रखिए कि उनके सहयोग से प्रशासन का ढांचा चलता है। आप यहाँ से आर्डर पास करते रहें, अगर एग्जीक्यूटिव फील्ड में काम करने वाला हेड कांस्टेबल से लेकर और डीजीपी तक लापरवाह हो जाए, आपका यक्को ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? बताइए जरा। इसीलिए जो संबंध हम कहते हैं बार बेंच में है, वही संबंध एक वकील और पुलिस से भी होना चाहिए। वही संबंध राज्य देश के हर नागरिक का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। हर में जागरूकता इतनी होनी चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए पर्सन, कि वो लॉ के इम्पोर्टेंस को समझ सके, उसके पावर को बताना ना पड़े। लेकिन आप जानते हैं इलिटरेसी कितनी है और किस लेवल तक है। लोग लड़ जाते हैं, छोटी सी संपत्ति के लिए सगे भाई का कत्ल कर देते हैं। वैसी संपत्ति अगर जिंदा रहें तो 50 गुना बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सरेआम ये चीजें चल रही हैं। अपराध क्यों होता है, इस पर कभी किसी देश ने काम किया है? अपराध रोकने के लिए दंड बढ़ाया जाए कानून में, ये सब कटी पतंग जैसा है। लेकिन आप इसको व्यवस्था माने और इसी में आकर के आपको रमना है, धुनना है, न्याय निर्णयन करना है। अगर आपको परमात्मा ने कोर्ट साहब बना दिया तो सरकार के तरफ से मुकदमे लड़ने हैं, सरकार की साख बचानी है, सरकार के जजमेंट एक्विटल रेशियो को, जो परसेंटेज रेशियो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में जाती है, उसको इंक्रीजमेंट करना है। ये सब जिम्मेवारी है जो कोर्ट साहब आपकी होगी। और अगर आपको न्याय की कुर्सी मिलती है तो फास्ट ट्रायल, क्लियर ट्रायल, स्पष्ट जजमेंट, त्वरित जजमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। और जो एक जुगलबंदी चल रही है वकीलों और क्लाइंट के बीच, लाल फीताशाही, उस तिलिस्म को अपने बुद्धि विवेक से तोड़ना पड़ेगा। ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आप प्योरली लॉ पढ़ेंगे। वो कोरोना वाला लॉ नहीं कि कोरोना के दया से वैसा ही पास, खूब खुश हैं, खूब खुश हैं कि हमारे फलाने पास हो गए निमका। अरे एक को लाइन पढ़े भी, ले आए कटरा से जाकर सीरीज, ऐसे नहीं होता। याद कीजिए सन 90 से 2002 तक का दशक, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, अनिरुद्ध प्रसाद सर, क्या लेक्चर, क्या जमाना था वो। खत्म हो गया सब। उतना डेप्थ में अब तो शायद इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं, नेशनल लेवल की कॉलेज संस्थाएं बंगलुरु, दिल्ली, मध्य प्रदेश में हैं, दिल्ली वगैरह में ये चीज़ें हो रही हैं। यूपी और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे संस्थाओं में लॉ की पढ़ाई में जो प्रोफेशनल्स, मैं क्यों इतना प्रचंड निंदा करता हूँ, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठे हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं है आपको लॉ को पढ़ाने में। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितने लड़के इसमें नियुक्ति के अधीन हैं, ये पढ़ाते भी हैं, इसका असर भी पड़ता है। ये कंपटीशन के मामले में कोचिंग वालों का जो ये बिजनेस चल रहा है, जिसमें आप मुझे भी घसीट के रख सकते हैं, ये क्यों है? क्योंकि प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहा है, और पढ़ाता भी है तो थका हारा ट्रेडिशनल तरीका, उसको कंपटीशन का नहीं पता है, अपवाद को छोड़कर। मैंने अपने आंखों से अपने कॉलेज में, नाम नहीं लूंगा, ऐसे प्रोफेसरों से पाला पड़ा जो गाइड सामने रखकर एलएलबी के बच्चों को नोट्स लिखवा रहा है। हद हो गई उसके प्रोफेसर होने की। नॉन स्टॉप लेक्चर चलता है। परमात्मा की दया रही, गुरुजन का आशीर्वाद रहा। मैं एक नाम लेना चाहूँगा अपने गुरुजी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अकबर खान सर, अविनाश हजेला सर, क्या जबरदस्त मेधा शक्ति। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, इन यूनिवर्सिटी में, कनाडा जाके लेक्चर लिया जिन्होंने, उनसे पढ़ने का अवसर मिला। परमात्मा ने ये खुशी, ये अवसर
माता पिता के आशीर्वाद, सहयोग, छोटे भाइयों के सहयोग से मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, ऐसी संस्था में भले हम कम समय पढ़े, लेकिन पढ़े तो ऐसे टक्कर के दिग्गज लोगों से, चाहे क्या इंग्लिश क्या हिंदी मीडियम। यहाँ तो ऐसे आ रहे हैं, मालूम होते कि उनको यही जलन है कि कहीं कंपटीशन दे तो भले। मतलब अगर आप पीएचडी उनके अंडर कर रहे हैं तो आपको जेआरएफ इसका एग्जाम नहीं देने देगा। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, दुश्मन नंबर 1। सब नहीं, लेकिन अधिकतर की टेंडेंसी ये पाई जाती है, पढ़ाते नहीं सही से, और एक तरफा कहना भी ठीक नहीं है, आप पढ़ते भी नहीं सही से, गुंडई करनी है, इलेक्शन लड़ना है, बिन बात के लड़ जाना है, लड़कियों के लिए झगड़ा कर लेना है। तो ये सब जो चलता है ये कचहरी में आपकी छवि नहीं बनाता। लोग जानते हैं पब्लिक क्या कहती है, अरे काला कोट है, सावधान रहना, इसको कमरे मत देना। ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? इसी बदतमीजी के चलते। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि आप वकील साहिबान का वो दौर लाइए जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, मेरे जन्म के आसपास का समय, मतलब ऐसे कह सकते हैं सन 85 से लेकर 95 के बीच तक वकील होना गौरव की बात थी। उसकी कोठी, उसका लहजा, उसका पहनावा, उसका खान पान, उसकी राजसी शाहीपना आज भी झांकता है बंगलों से। लेकिन आप हैं कि लुटाए जा रहे हैं। एलएलबी कर ली, अब बीटीसी करेंगे, हद हो गई है। बीएड करेंगे, अरे डूब मरो, कब सुधरोगे? काहे पूरा एकदम कालिख पोतने पे तुले हो, काहे ला करी? 4 जगह से रजिस्ट्रेशन है, प्रैक्टिस के नाम पे नील। यही सब कर रहे, इसीलिए हाई कोर्ट 2 साल के अनुभव के लिए परेशान है। अब तक वैकेंसी आ गई होती, और अब मुझे ऐसे फील होता है कि एपीओ आते आते कहीं धाए दे अचानक, जैसे गोली का बुलेट छोड़ता है, अचानक आपको सुनने को मिले जूनियर डिवीजन आ गई। खाली हाई कोर्ट को एक शब्द कहना है, निकाल दो बस। समय बिल्कुल कगार पे है। और कल की वीडियो में कही गई बात को दोहरा दूं, 15 नवंबर से शनि भगवान मार्गी हो रहे हैं। सारा अड़चन खत्म, परीक्षाएं शुरू। आपके रोके ना रुके, तब आप वही होता है ना जो साथ में चल रहा होता है, अचानक जब चल रहा होता तब तो आप धक्का मुक्की कर रहे हो, तो उसको चिंगोटी काट रहे। लेकिन अचानक जब वो रेस ले लिया और आपका खुद, आपका पैर आपके ही पहनावे में फंस गया, और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ अभी चल रहा तो वो तो निकल गया। ऐसे आपके साथ रोज मिलने जुलने वाला इसी बैच में जे और एपीओ बनकर बैठेगा, बैठेगी। देखते रहना, देखते रहना, रोज आंदोलन करना, करवाना, बिन मतलब के झूठी सलाह देना, जो हो नहीं वो हाई कोर्ट में दिखाना। 5 पैसे का कानून नहीं पता, वो बड़का वाला कोर्ट जो पीछे लटकता है उसको दिखा करके जब तक स्टेटस पे डाल न देना, शांति में मत पाना। ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए अधिवक्ता बहने बुरा ना माने, वो करें तो मुझे समझ में आता है, लेकिन अधिवक्ता बंधु होके यही काम, फोटो खींचने से आपको ला आ जाएगी। खरे साहब से मिले हो कभी? खरे साहब कहा नहीं अपन फोटो खींच के लगा देते। दिखावेपन से बाज आइए, रातों दिन किताबों में ढूकिए। वो जुगाड़ से जो ब्रीफ रीडर बनते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनको रोज हाई कोर्ट की डबल बेंच लताड़ती है। किस लिए चले आए यहां जब आता जाता कुछ नहीं, प्रेजेंटी भी देनी नहीं आती तुम्हें? किसने तुमको वकील बनाया? रोज डांटती है कोर्ट। इसीलिए हम जहां सजेला सर कहते थे कि सरकारी वकील होने का मतलब टोटल फिसड्डी, उनकी नज़र में टोटल फिसड्डी। महत्व किसको देते थे? प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, जो अपने प्रतिभा के बूते, चाहे जूनियर डिवीजन का न्यायाधीश हो, चाहे एसीजीएम साहब हों, सीजीएम साहब हों, एडीजे साहब हों, डीजे साहब हों, कलेक्ट्रेट हो, जहां भी प्रैक्टिस करो दमक जाए, मानने ना पड़े जुडिशियल ऑफिसर को कि लाज जानता है। ये कब आता है? हद के बाहर पढ़ने से। मैंने शब्द प्रयोग किया
सिर्फ पढ़ने से नहीं, हद के बाहर पढ़ने से आंखें चुदिया जाएं। रखिए फिर पढ़िए, पानी पीजिए फिर पढ़िए, पढ़ते रहिए। ये ऐसी जॉब है कि आखिरी श्वास तक जीवन के पढ़ना ही है। अगर पढ़ने से आपको अस्कत है, बुरा लगता है, बहानेबाजी है, तो आप इस सेवा के लिए नहीं बने और कोई सेवा पकड़ लीजिए। प्रकृति रोकती नहीं, लेकिन अगर यहाँ हैं तो बेईमानी मत करिए। ठीक है, बस आज का वीडियो इतना ही। सभी लोगों में ऊर्जा का संचार हो, निराश बिल्कुल मत होइए। मैं बार बार दस्तक देने इसीलिए आता हूँ, सुस्त नहीं पढ़ना, पढ़ते रहना। अगर आप 15 नवंबर तक जो मैंने समय दिया है, आज 7 नवंबर को हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, 1 हफ्ते का और समय दूंगा, उसके बाद किसी का एडमिशन फ्री में नहीं लूँगा, समय नहीं बचा। किसी भी कार्यक्रम से एपीओ की तैयारी के लिए, प्री मेंस, जूनियर डिवीजन एचजेएस, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए 7705090393। अगर एकदम बिल्कुल नए हैं, पहली बार आज ये वीडियो हाथ लग गया है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। सीरियस जुडिशरी के फील्ड में तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट को, मीडियम कहीं का हो, कहीं भी रहता हो, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, आप शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे। अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने के पहले अपने श्रीमुख से निकले गए सारे शब्दों को ध्वनि समेत लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूँ। माँ जगदम्बा रक्षा करे, लेटे हुए हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।